तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमने थोड़ा सा समझ लिया है, लेकिन अब जो मेन पार्ट हम लोग को समझना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एरिया वेक्टर। क्योंकि जब तक हम एरिया वेक्टर स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम फ्लक्स नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, देखो एरिया तो हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है उस चीज़ को समझना। देखो मान लो अगर हम एक एरिया पकड़ते हैं ऐसा, तो एरिया ऑब्वियसली मान लो अगर ये एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कुछ L है और इसका विड्थ कुछ V है, तो तुम एरिया का मैग्नीट्यूड तो आराम से बताओगे कितना, L इंटू बी। लेकिन इस एरिया वेक्टर का एक डायरेक्शन भी है, और वो डायरेक्शन होता है इसके परपेंडिकुलर। अब जब खुला हुआ एरिया वेक्टर है ना, जैसे एक खुला हुआ एरिया वेक्टर है, तो इसमें दोनों डायरेक्शन हम ले सकते हैं, हमारी मर्जी हम डायरेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे एक कॉपी देना, जैसे ये मान लो एक हमारा एरिया है, दिस इज आवर एरिया। अब अगर हम ध्यान से देखें, एरिया वेक्टर ऑब्वियसली इसका लेंथ है एक L, इसका एक विड्थ है V। अब एरिया वेक्टर कोई पूछता है, एरिया पूछता है तो L V हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो या तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है अगर ओपन है तो, सिंगल एरिया है तो। लेकिन अगर बाउंडेड एरिया हो तो थोड़ा अलग होता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर। तो अगर मैं देखूं कि सर अगर मैं इसको एन कैप बोल देता हूं इस डायरेक्शन को, तो एरिया वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली हम लोग लिख पाएंगे ए वेक्टर एन कैप लिख सकते हैं। लिखो जल्दी से इसको, ए वेक्टर एन कैप लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि एरिया ऐसे बहुत ही अच्छा स्ट्रेट एरिया नहीं होता, बल्कि बहुत ही उबड़ खाबड़ एरिया होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बोतल, अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है कर्व, सीधा तो है नहीं, यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे ऐसे कर्व है, इवन घुमा हुआ है, इधर की तरफ इधर है, इधर की तरफ इधर है। तो इस केस में कैसे निकाले एरिया वेक्टर, तो देखो बिल्कुल यहाँ पे हम छोटे छोटे एरिया पकड़ सकते हैं। मान लो ये एक एरिया पकड़ा, इसको बोला डी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा सर, इधर की तरफ। एक पकड़ा यहाँ पे डी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। तो यानी कि अलग अलग एरिया का अलग अलग डायरेक्शन होगा, लेकिन होगा कहाँ पे, होगा उसके परपेंडिकुलर ही। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि अगर मान लो ये एरिया लिया हमने, तो इसका एरिया का परपेंडिकुलर इधर होगा। यहाँ पे पकड़ोगे तो इसका इधर आ जाएगा, इधर लोगे तो इसका इधर आ जाएगा, इधर लोगे तो इसका इधर आ जाएगा, इधर लोगे तो इसका इधर आएगा, इधर लोगे तो इधर आएगा। मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगा। अब एक खास और हो जाता है जब सरफेस बाउंडेड होता है। बाउंडेड सरफेस, जैसे ये बाउंडेड है, ये पूरा एक सिस्टम बाउंड है, खुला हुआ क्या था, जैसे वो कॉपी था वो खुला हुआ था, लेकिन उसको अगर मोड़ दे तो बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं, अंदर की तरफ नहीं लेते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि अच्छा सर ये जो एरिया आपने बोला, मान लो इसका हम पकड़ते हैं, ये तो बाउंडेड है, तो कोई ऐसा बोल सकता है कि अच्छा सर ये जो एरिया वेक्टर है इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि एक इसके तरफ लिया और एक अंदर की तरफ लिया। लेकिन जैसे इसको बाउंड कर देंगे, जिसको सिस्टम बाउंड कर देंगे, तो अंदर वाला फिर एरिया वेक्टर डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ बाहर वाला होता है। तो फॉर अ बाउंडेड सिस्टम एरिया वेक्टर इज ऑलवेज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। लिखो नोट करके, फॉर अ बाउंडेड सिस्टम एरिया वेक्टर इज ऑलवेज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर बाउंडेड सिस्टम नहीं हुआ सर तो नॉर्मली जो कर रहे थे, is all in a bounded system area vector is always towards outward direction. ठीक है। अब जैसे हमने एरिया वेक्टर किया, अब हमें करना है फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट,
एरिया वेक्टर जैसे हमने समझा, अब हमें समझना क्या है, फ्लक्स समझना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से बोला जाए ये फ्लक्स ही है। अब फ्लक्स को देखो हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक हम लोग मैथमेटिकली पढ़ेंगे और एक उसका सेंस और मीनिंगफुलनेस की तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिकली फ्लक्स किसको बोलते हैं सर, तो बहुत सिंपली डिफाइंड है कि अगर मान लो एक एरिया है, लेट्स से मैंने एक एरिया ड्रॉ किया सर, अब इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, है ना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट्स से थीटा। तो फ्लक्स जो है फाई वो डिफाइंड होता है E डॉट ए से, मतलब फाई जो है वो EA कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ, फ्लक्स क्या होता है उसका मीनिंग अभी समझेंगे, सेंस पे आएंगे, लेकिन पहले ये समझो कि फ्लक्स कितना आया, ये कॉस थीटा। अब एक क्वेश्चन बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इससे जो निकल रहा है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब दिस फ्लक्स इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है। तो इसको अगर जोड़ना होगा हमें तो कैसे जोड़ेंगे, स्केलर से, जैसे 2 + 3 = 5, 2 + 4 = 6। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, अगर इसको जोड़ना है तो हम बिल्कुल स्केलर की तरह इसको जोड़ेंगे और किसी तरीके से नहीं, स्केलर की तरह जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले यहां तक लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबने लिखा यहां तक। अब अगर मैं एक और चीज पूछूं कि सर ठीक है यहां तो एकदम सब एरिया वगैरह स्ट्रेट था, आपने फ्लक्स एकदम डायरेक्टली बता दिया, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि हमारा एरिया वगैरह और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो है वो एकदम अलग अलग तरीके से, मान लीजिए ये सर मेरा ऐसा एक सरफेस है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए सर मेरा इधर है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब मैं इसका फ्लक्स कैसे निकालूं, तो मैं क्या बोलूँगा, है तो एक स्केलर क्वांटिटी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक छोटा सा एरिया पकड़ सकते हैं, उस छोटे से एरिया के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है। मान लो तुमने पकड़ा ये वाला एरिया, अब मान लेते हैं इसका एरिया DA इधर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल देते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा d∅1 क्या आएगा, E1 डॉट DA, समझ में आया। उसी तरीके से तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, एरिया वेक्टर, अब यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे सर d∅2 छोटा सा एरिया वेक्टर E2 डॉट DA। तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप बताओ, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एरिया ऐसे पकड़ा, इसका एरिया वेक्टर मान लो इधर है, इसको चाहो तो 1 2 भी कर सकते हो, DA1 DA2 DA3, तुम्हारे नाम तुम्हारी मर्जी है। तो d∅3 क्या आ जाएगा, ये E3 मान लेते हैं, ये E2 मान लेते हैं, ये E1 मान लेते हैं। अब ऐसा ही हम जब हर पॉइंट के लिए करेंगे, यहाँ 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 यहाँ, तो हम क्या हर एक पॉइंट के लिए ये फाई निकाल सकते हैं, तो नेट फाई क्या होगा, स्केलर सम है ना, तो सारा फाई का डायरेक्टली सम, कोई वेक्टर से मतलब नहीं है वहां पे। क्या हमें यहाँ पे कोई वेक्टर से मतलब है, नहीं है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर, टोटल फाई जो होगा ना वो सारा d∅ का समेशन होगा, ये समेशन का साइन है, सारा d∅ का समेशन होगा, और हम जानते हैं समेशन ही किस में बदल जाता है, इंटीग्रेशन में। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू इसको लिख लो, ये नोटेशन है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमने क्या किया, सारा फाई को बस जोड़ दिया। इसको लिख लो,
ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं, लिखो सम स्पेशल केसेस। हमने सारा कंटिन्यूस बॉडी भी देख लिया कैसे होगा, अब कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं यहीं पे। क्या स्पेशल केसेस सर दिमाग में होना चाहिए हमेशा? डॉट प्रोडक्ट में अगर तुम लोग को याद होगा कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है तो ए डॉट बी क्या होता है? 0। तो अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। इस केस 1 में चाहे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ भी एरिया वेक्टर हो, इसका फ्लक्स क्या होने वाला है? 0। तो फ्लक्स हो जाएगा 0। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब ये थीटा पैरेलल होगा 0 डिग्री। ये कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो केस 1 यानी अगर हम बोले कि फाई इक्वल टू 0 हुआ, केस 2 हम देखें कि मैक्सिमम कब होगा सर? तो मैक्सिमम तब होगा जब ई पैरेलल होगा किससे? ए से। मतलब एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो डायरेक्टली इस केस में फाई कितना हो जाएगा? E इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो E इंटू ए हो जाएगा, डायरेक्टली लिखो इसको। तो वो उस स्पेशल केस में आ रहा है लिख लो यहां तक फटाफट। अच्छा, इस पे कुछ इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम करेंगे। अच्छे क्वेश्चन जैसे एक डिस्क से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। लेकिन इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको पहले समझ लेते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वही करके आज मैं तुम लोगों को लीव करूंगा, वही 5-10 मिनट में तुम लोगों को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is number of electric field lines passing through an area, passing through an area। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इस लाइन को अच्छे से समझ लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। मतलब क्या है समझो, मान लो एक एरिया है, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं रहा है तो क्या इसमें फ्लक्स आएगा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा, जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा फ्लक्स उतना ही कम भी होगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के थ्रू जा रहे हैं, और इसके थ्रू हम लोग गॉस लॉ को पढ़ेंगे और इसी के थ्रू हम लोग पूरे जो भी डेरिवेशन है वो फिर से करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक छोटे छोटे चीजें कर रहा हूं, देखो अब मैं कुछ कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूं। मान लो एक चार्ज है Q, मैंने इसके चारों तरफ एक एरिया बना दिया। अब इस Q से भाई कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, 5, 10, 20, 50। जितना Q का वैल्यू ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही ज़्यादा निकलेगा। लेट से 5 निकले। अब मैंने क्या किया, एक और फील्ड ऐसा बनाया, ऐसे बनाया। अब तुम कॉमन सेंस मुझे लगा के बताओ कि जितना इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है क्या उतना इसी एरिया से नहीं जा रहा है? जो यहां से क्रॉस किया वही तो इससे भी क्रॉस करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको बोलता हूं φ1 एरिया 1 का और दूसरे वाले को बोलता हूं φ2, तो दोनों बराबर होने चाहिए। ये तो स्ट्रेट जा रहा है, ये निकल गया, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास किया, अगर 5 निकला है तो 5 ही इसको भी क्रॉस करेगा, 5 इसको भी क्रॉस करेगा।
तो दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। अब कुछ लोग इसका लॉजिक पूछ सकते हैं कि सर आप बोले थे कि वो अगर मैथमेटिकल वाले फॉर्मूले से जाए तो वहां तो एरिया भी था, लेकिन यहाँ पे तो एरिया बड़ा है, यहाँ पे एरिया क्या है, छोटा है, तो ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि वहाँ ई डॉट डी ए था, अगर हम जोड़ेंगे तो एरिया तो बड़ा है इसका। लेकिन तुमने ये भूल गए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है कि क्यू बाय आर स्क्वायर, आर छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बड़ा होगा, और आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, E इंटू ए की बात कर रहे हो तो अभी हम E डॉट ए को छोड़ देते हैं ना, कॉस थीटा को छोड़ देते हैं। जैसे मान लो E का वैल्यू है 4, A का वैल्यू है 3, दोनों का वैल्यू कितना आएगा 12। अगर मैं E का वैल्यू 6 कर दूं और A का वैल्यू मैं 2 कर दूं तब भी कितना आएगा। अगर मैं इसका वैल्यू लेट से 2 कर दूं, इसका वैल्यू मैं 6 कर दूं तब भी कितना आएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटाता हूं और एरिया उसके प्रोपोर्शनली बढ़ा देता हूं तो प्रोडक्ट सेम आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता। तो यही चीज यहाँ पे हुआ। यहाँ पे तो इसको ऐसे मैथमेटिकली देखने जाएंगे तो टफ हो जाएगा, लेकिन अगर इसको फिजिकली देखें हम लोग, क्या सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 5 इससे पास किए, सेम इससे भी तो पास कर रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हुआ, सेम ही तो हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फ्लक्स क्या है, सेम है। और कोई कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि नहीं सर मैं मैथमेटिकली देखना चाहता हूँ, तो कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है लेकिन एरिया क्या है, कम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है लेकिन एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो उनका प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने फ्लक्स को समझा है कि फ्लक्स है क्या, ठीक है। यहाँ कोई डाउट है तो पूछ लो।